हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का सेट बना रहे हैं और अलग अलग सालों के जो है प्रैक्टिस सेट यानी अलग अलग सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों पर जो है हम लोग डीपली डिस्कशन कर रहे हैं। और यह जो है आज का जो यह सेट है यह आपका 2004 में पूछा गया प्रश्नों का यह सेट है। तो 50-50 प्रश्नों का सेट लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। ये इसका पहला यानी पार्ट 1 है और इस तरह से जो कई प्रश्नों का सेट जो है अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो सारे प्रश्नों के सेट तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज के इस सेट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण जो है विकसित संगठन था। तो सत्ता हस्तांतरण के समय जो कांग्रेस दल का जो पूर्ण विकसित संगठन था वह था दोस्तों मैसूर में, यानी मैसूर राज्य में जो है सत्ता हस्तांतरण के समय आपका पूर्ण विकसित संगठन था आपका कांग्रेस का। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि त्रावणकोर में जो कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे। तो वे कौन थे दोस्तों? तो वे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, ऐसी कुछ रियासतों के जो दीवान थे वह पहले की भांति है जो मतलब स्वेच्छाचारी बने रहने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कांग्रेस जो है ऐसा नहीं चाहती थी। तो इस वजह से जो है आपका त्रावणकोर के जो दीवान थे आपके रामास्वामी अय्यर, इसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। तो दोस्तों 1937 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह जो है आपका भागलपुर के फैजपुर ज़िले में हुआ था। तो आपका यानी फैजपुर नामक स्थान पर, भागलपुर ज़िले के फैजपुर नामक स्थान में यह जो है आपका 1937 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो वो जगह कौन था दोस्तों? तो वह जगह जो है आपका बरही था, जहाँ की आपका अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक जो है गायब हो गए थे आपके 1930 के सवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि झंडा गीत किसने लिखा? तो दोस्तों झंडा गीत जो है श्यामलाल पार्षद के द्वारा जो है लिखा गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो दोस्तों यह जो है बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है। इन्होंने ही जो यह वाक्य कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों दिसंबर 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार की जो अध्यक्षता में लखनऊ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो दोस्तों यह घटना जो है चौरा चौरी कांड था। इस कांड के बाद जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने जो है अन टू दी
अनटू द लास्ट का गुजराती में यानी ये पत्रिका निकाली। इसमें है जो है आपका यानी ये जो गुजराती में पत्रिका निकाली गई उसका ही नाम जो है सर्वोदय रखा गया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौते का क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाना जो है पूना समझौते का जो है आपका उद्देश्य था। और यह जो है अम्बेडकर यानी हमारे जो संविधान निर्माता है, संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी मांग थी यह दलित वर्ग का अलग प्रतिनिधित्व देना। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जब दोस्तों 1947 में अंग्रेज़ों ने सत्ता हस्तांतरित की यानी कि भारत को आज़ादी दी, तो उस समय जो है JB कृपलानी जी जो है आपके यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो यह दोबारा कब विभाजित हुआ दोस्तों? तो यह दोबारा जो है 1911 में विभाजित हुआ। और यह जो विभाजन हुआ दोस्तों यानी दोबारा जो बंगाल का विभाजन है, इसमें उड़ीसा और बिहार इन दोनों प्रांतों को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया। और ये द्वितीय विभाजन तो आपका दोस्तों 1911 में हुआ। और अगर हम लोग प्रथम विभाजन की बात करें तो वह जो है 1905 में हुआ था। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, तो शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। दोस्तों ये जो है लॉर्ड हार्डिंग थे, जिन्होंने जो है 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। शांति के समय भी वह जारी रखना चाहते थे रक्षा के यानी भारत के रक्षा कानून के प्रावधानों को। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। तो दोस्तों यह जो है यह घटना आपका यानी जालियांवाला बाग की हत्या यानी घटना जो है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जो कि आपका पंजाब में यह घटना हुई थी। और यह उस दिन जो है बैसाखी का दिन था दोस्तों। बैसाखी के दिन जो है यह घटना घटी थी आपका 1919 में पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज जो है दोस्तों आपका एडविन और गांधी समझौते के द्वारा जो है इस द्वितीय गोलमेज समझौते का जो है असफल जो यानी कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए दोस्तों, और ये तीनों जो है असफल रहे। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी जो है गांधी इरविन समझौता के साथ समाप्त हुआ, और यह भी जो है आपका असफल समझौता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। तो वह आदेश कौन सा है दोस्तों? तो वह आदेश है दोस्तों ए ऑप्शन गैर कानूनी संघ अध्यादेश। तो आपका जो है 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी अध्यादेश के तहत जो है दोस्तों कांग्रेस तथा उसके सहयोगी संगठनों को जो अवैध घोषित कर दिया गया, और उनके भवन और कार्यालय तथा संपत्ति पर भी जो है कब्जा कर लिया गया था, और प्रदर्शनकारियों पर जो लाठियां और गोले भी बरसाए गए थे। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, और यह जो है 1932 की घटना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय जो है कौन मित्र थे गांधी जी के दोस्तों? तो ये जो है रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज जो है इनके यानी गांधी जी के जो है करीबी मित्र थे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। तो दोस्तों ये सी रामगोपालचारी जी थे, जिन्होंने जो है स्वाधीन भारत यानी स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम गवर्नर जनरल का जो है पदभार ग्रहण किया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कि सी राजगोपालचारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो है आपका यानी कि जो अप्रैल मई में 1947 में हुई थी, तो निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वे कौन थे दोस्तों? तो ये जो है आपका इसका और सही जवाब हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भागीदारी के कारण जो है आपका न्याय के सिद्धांत का जो है उल्लंघन होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो है आपका यानी सत्य, अहिंसा, न्याय, समानता इन सब के जो है पुजारी थे। तो उनका मानना था कि भारत अगर द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होता है यानी भागीदारी लेता है तो वह जो है मानवता को न्याय नहीं मिलेगा इससे, और जगह जगह जो है अत्याचार ही अत्याचार जो है बढ़ेगा। तो यह जो है न्याय का उल्लंघन होगा, इसलिए ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत अवस्थित है। तो भारत जो है दोस्तों अक्षांश यानी ये सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर में अगर यानी अक्षांश की बात करें तो हम लोग ये हो जाएगा, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां जो है दोस्तों कौन कौन है? तो यह ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु, ये 3 नदियां जो है आपका हिमालय से काट करके जो है बहकर आने वाली भारत में नदियां हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में यानी सूची 1 में जो है वन के प्रकार है और सूची 2 में जो है प्रदेश है उससे संबंधित। तो संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ यह जो है दोस्तों मिलान करने वाला प्रश्न है। तो इसका देखते हैं हम लोग कि वन के प्रकार में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिया है, फिर मानसून वन दिया है, शीतोष्ण वन दिया है और कच्छ जो मैंग्रोव वन दिए हैं। तो इसका मिलान करना है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका ए का हो जाएगा, ए का 2 है तो ए का हो जाएगा यानी शिलांग, पठार, सहादरी। उसके बाद जो है आपका बी का हो जाएगा 1 यानी कि मानसून जो है आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो छोटा नागपुर व पठार यानी छोटा नागपुर का पठार जो शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका सी को हो जाएगा 4 यानी शीतोष्ण का हो जाएगा आपका पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, और आपका बच गया कच्छ मैंग्रोव। तो यह जो है हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रीय, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, और यह जो है यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ऑप्शन यानी 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका। पहले फॉन्ट हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका, यानी कि 1, 2 और 3। तो आइए देखते हैं कि 1 और 2 और 3 में क्या है दोस्तों। तो आपका 1, 2, 3 में यानी 1 हो गया, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6वां स्थान है तथा अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में 2रा। तो ये सही हो गया दोस्तों। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है। तो ये भी आपका सही हो गया। तीसरा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। तो ये तीनों ही सही जवाब हो जाएगा। सही है दोस्तों ये तथ्य। सिर्फ चौथा तथ्य जो है आपका इसका गलत है कि भारत जो है भारत का वर्तमान वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन है, जिसका 60% से अधिक निर्यात कर दिया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो कथन ए है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र की जो 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट पर स्थित हैं। तो ये तो कथन हो गया दोस्तों। कारण देख लेते हैं कि तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों में से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो कथन और कारण को हम लोग रिलेट करना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। यानी कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में 7 तट पर स्थित है, यह भी सही है। और तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों में से सबसे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है, यह भी सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में कोर उद्योग क्या है दोस्तों? तो भारत में कोर उद्योग जो है विद्युत भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है भारत में कोर उद्योग है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यानी 27 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व यह जो है वलित पर्वतों की रचना आज से पूर्व हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जो वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत जो है एक धीमी प्रक्रिया है दोस्तों, जो लाखों करोड़ों वर्ष तक चलती रहती है। हिमालय जो है वलित पर्वत का ही एक उदाहरण है। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस पेटियों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों विश्व के जो है 80% जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि 2रा और 3रा, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में जो है विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी के कहते हैं जिसमें से निरंतर लावा, गैस आदि जो है निकलते रहते हैं। और यह इस तरह के जो लगभग 500 ज्वालामुखी जो है विश्व में पाए जाते हैं। और भारत में जो है दोस्तों एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। यानी विश्व के 80% जो है सक्रिय ज्वालामुखी आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2रा और 3रा। कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विट वाटर्स रैंड, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो यह जो है विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले बेसिन कौन से हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ये जो है विश्व के सबसे अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले जो है नदी बेसिन है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दक्षिण एवं पूर्व एशिया में जो है आपका यानी कि विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो दोस्तों जनगणना आपका जो कि 2001 में लास्ट जनगणना की गए थे उसके अनुसार जो है हमारे भारत में लिंग अनुपात जो है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 933 महिलाएं हैं। इसमें जो है केरल जो है नंबर 1 पर है दोस्तों। इसको जो है आप निश्चित यानी कि यहाँ की जो है यह अनुपात जो है लिंगानुपात यह सबसे बढ़िया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? तो भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों आपका मई 2002 में जो है आपका 100 करोड़ की हो गई थी। तो मई 2000 में ही जो यह 100 करोड़ की जनसंख्या भारत की हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है देख लेते हैं हम लोग कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दोस्तों जनगणना से संबंधित जो है 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें 2 डिस्क्रिप्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उसको डीपली जानकारी के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र। ये जो है राज्य जो है जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम जो है दोस्तों तृतीय है। और नंबर 1 की बात करें हम लोग दोस्तों तो नंबर 1 में है आपका उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 में महाराष्ट्र है, नंबर 3 में आपका बिहार हो गया और नंबर 4 में जो है पश्चिम बंगाल हो गया। तो आप लोग जनगणना वाला वीडियो विजिट कीजिए, आपको जनगणना से संबंधित जो है डीपली जानकारी मिलेगी और जनगणना से जोड़कर जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। आपका राज्यों के राज्यपाल सबसे ऊपर हो जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें आपका चौथे पायदान पर होंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की जो है पूर्व स्वीकृति आपकी आवश्यक है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति भी है और यह प्रधान यानी संवैधानिक प्रधान भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यह जो है लगातार आपका 2 बार जो है राष्ट्रपति रहे थे और यह जो है 1962 तक जो है आपका राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है?
तो दोस्तों यह जो है राज्यसभा है, जिसका जो है अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों वह हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति होता है, वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है। तो लोकसभा के यानी सदन के कार्यवाही में भाग लेने वाला कौन अधिकारी नहीं होता है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो है यह लोकसभा के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है। बाकी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी जो है इसका अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, यह भी है जो लोकसभा के कार्य में भाग लेने का अधिकारी होता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल जो महान्याय भी करता होते हैं वो भी जो है इस बैठक में भाग ले सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो है इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वित्त आयोग। यानी भारत के जो राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति और संवैधानिक प्रमुख होता है, उसे केंद्र राज्य के राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव जो है वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर सी रंगराजन जो है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। आपका ये चूँकि 2004 का प्रश्न है, तो ये करंट से जोड़ करके पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो उस समय जो डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है इसके उपाध्यक्ष थे। और योजना आयोग का अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। और अब यह योजना आयोग जो है दोस्तों इसका नाम परिवर्तित होकर के नीति आयोग इसका रखा गया है। इसका अध्यक्ष अभी जो है आपका भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से है। और यह जो है आपका यह धारा 370 जो है अब आपका मोदी गवर्नमेंट यानी बीजेपी के द्वारा जो यह धारा 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया। तो यह 2004 का प्रश्न है। तो उस समय जो है यह धारा 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर पर लागू था। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान 2004 ईस्वी में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये दोस्तों 2004 में जो है चुनाव आयुक्त कौन थे यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टी.एस. कृष्णमूर्ति। तो उस समय जो है भारत के चुनाव आयुक्त जो है टी.एस. कृष्णमूर्ति थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो दोस्तों संविधान के 73वें संशोधन का जो है संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। और यह जो है नए आपका यानी कि यह संशोधन पंचायती राज में संशोधन पंचायती क्षेत्रों में जो है सुधार के लिए संशोधन किया गया था। और यह जो है दोस्तों यह संशोधन जो है आपका 1992 में किया गया था। इसके तहत जो है दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है आपका जोड़ा 11वीं अनुसूची जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका संविधान में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यह जो अधिनियम है दोस्तों पंचायती राज अधिनियम से संबंधित था आपका 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हमारा कि किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता एवं समाजवाद ये शब्द जोड़े गए थे, यानी मूल संविधान में यह शब्द नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो यह जोड़ा गया था। और यह संविधान संशोधन जो है दोस्तों 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो आर्थिक अधिसंरचना में कौन नहीं आता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 10वीं योजना की अवधि क्या है। तो 10वीं योजना की अवधि क्या है दोस्तों? तो 10वीं योजना की अवधि जो है दोस्तों 2002 से 2007 के बीच जो है 10वीं योजना की अवधि है, यानी यह 10वीं योजना जो है आपका 2002 से 2007 के बीच चली थी। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का फॉन्ट हम लोग छोटा कर लेते हैं। वर्ष 2001-2 तथा 2002 से 3 के दौरान जो भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो देखते हैं पहला क्या है दोस्तों कि भारत के कुल कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत के कुल कृषि आयात का 12% जो है योगदान यानी नहीं रहा था कृषि का। दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। तो यह सही जवाब है दोस्तों, यह सही है कि भारत के कुल कृषि आयात के मूल्य में जो खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा था। तीसरा है दोस्तों कि भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा। तो यह भी जो है गलत है दोस्तों। भारत के कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा। तो यह सही है दोस्तों। तो आपका इसके अनुसार सही जवाब हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अच्छे लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।